नमस्कार दोस्तों। हम भारत का संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अब हम हमारा ये टॉपिक उच्चतम न्यायालय है, इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो पहला कथन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर इच्छा है तो वो परामर्श दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, कोई इसमें कोई बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि गलत है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये कथन भी एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन भी कर सकती है, ये कथन भी सही है। तो दूसरा कथन अपना सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन अपना एकदम सही आंसर होगा। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के अधीन ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था? सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ऐसे कौन से न्यायाधीश थे? तो ध्यान, ये थे वी रामास्वामी। 1991 और 1992 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर रामास्वामी के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया हुई थी। समिति ने न्यायाधीश को दोषी पाया, किंतु लोकसभा में कांग्रेस दल ने मतदान में भाग नहीं लिया था, जिससे प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये ध्यान, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है? तो सेवानिवृत्ति की आयु ध्यान रखना, यहाँ 65 वर्ष होगी। 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 142 के सेकंड में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है? तो इसमें ध्यान रखना, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट होगा। उच्च या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है?
तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने पद से त्यागपत्र है वो किसको देता है? तो ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो इसके लिए ध्यान रखना, संसद अधिकृत है। संसद इसके लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। तो कुछ वाद दिए गए हैं, उनके बारे में अपने को पहचाना। त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। पहला कथन है इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत थी, ये कथन एकदम सही है। दूसरा है विशाखादत्त। विशाखादत्त ये किस लिए था? ये अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण के लिए था, ये भी सही है। मेनका गांधीवाद ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 पर परस्पर अपवाजी नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जी विवाद। बेला बनर्जी विवाद ये विदेश यात्रा का अधिकार वैदेहिक मांग का स्वतंत्रता भाग है, ये कथन इसके अंदर सही नहीं है। ये अपना ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। तो बेला बनर्जी विवाद की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से ये संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेनका गांधी वाद में माना गया है। ये जो विवाद है ये मेनका गांधी के वाद में माना गया था। और जो बेला बनर्जी वाद ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। तो अपने को सही कोट का पहचान करनी है। कथन है इसमें 1978 में मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से भारत में व्यवहारतः कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। ये एकदम कथन सही है। इसका कारण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों एकदम सही है। तो ध्यान रखना, इसमें ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कुल न्यायाधीश कितने हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश है? ये ध्यान है, इसके अंदर कुल 30 न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। ऐसा न्यायाधीश कौन था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ध्यान, ऐसे कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 18 अगस्त 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया था, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित क्या है यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये न्यायिक पुनरीक्षण पर आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा किसी मूल अधिकारों के उल्लंघन के निर्णय या आदेश का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? कौन कौन से ऐसे राज्य समूह हैं जिनका
उच्च न्यायालय एक है तो ये है पंजाब और हरियाणा, दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। दिए गए विकल्पों में पंजाब हरियाणा पंजाब राज्यों और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र एवं गोवा के लिए बम्बई उच्च न्यायालय है तथा असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय है। बम्बई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जहां दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तक विस्तारित है, वहीं केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केरल के साथ लक्षद्वीप और मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी तक भी विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह हमें बताना है। तो प्रथम महिला कौन थी? तो ध्यान, लीला सेठ प्रथम महिला न्यायाधीश थी। भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी, जो 1989 में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो ये ध्यान है, इसमें हीरालाल जे कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसने किया था? ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, जो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे थे तथा उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो ध्यान रखना है, जिला न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। भारत में जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्ति और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पद स्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था? तो ये कौन सी धारा थी? तो ये धारा 497 ये थी। संविधान की धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस धारा को ही समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत उन पुरुषों को 5 साल की सजा का प्रावधान था जो किसी विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से या बगैर सहमति के संबंध बनाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से जुड़ी कानून की इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PL भगवती ही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे।
लोकहितवाद को जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र लाल भगवती तथा V.K. कृष्णा अय्यर ने 1970 के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया था। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। जनहित अभियोग की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों के केस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जनहित याचिका की अवधारणा प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका द्वारा आई है। जनहित याचिका के द्वारा क्या आई है यह बताना है। तो न्याय मिलने में बढ़त आई है। न्याय मिलने में बढ़त आई है। जनहित याचिका से न्याय जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपने को दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये दिया हुआ है कि इसमें पहला कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें इसमें आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं करते बल्कि इससे न्याय प्राप्त किया जाता है। तो पहला कथन इसके अंदर गलत है। दूसरा कथन इसमें दिया हुआ है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो ये कथन सही है। तो ध्यान अपना, पहला कथन तो गलत था लेकिन दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये ध्यान, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ 1993 के अंदर आरंभ हुआ था। 1993 में बनी कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 5 जजों की अनुशंसा से होता था। सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा को लौटा सकती है, हालांकि कॉलेजियम के फिर से अनुशंसा करने पर सरकार को इसे स्वीकार करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये हमें बताना है, ये किस वाद के अंदर ये कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है, MSM शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1957 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के थर्ड में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 थर्ड के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित है। उसका विनिश्चय करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम कितनी आयु होती है ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम आयु 5 होती है। न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा न्यायालय नहीं आता है? कौन सा न्यायालय है जो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? तो ध्यान, इसमें राजस्व मंडल दिया गया है, यह अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? तो ये 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। स्थायी पीठ जयपुर स्थापित की गई थी। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अक्टूबर 1985 को। 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यह हमें बताना है। पहला कथन दिया हुआ है, न्यायपालिका को संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। ये एकदम सही कथन है। दूसरा कथन है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन भी एकदम सही है। तीसरा कथन है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ये कथन इसके अंदर गलत दिया गया है। अपना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अपना ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी या सिविल कानून के निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, यह हमें बताना है। कौन सा एक कानून के दायरे में नहीं आता है। जमीन को बेचने से संबंधित विवाद करना, यह सिविल के दायरे में आता है। बच्चों को रखने का दावा करना, ये भी सिविल के अंदर आता है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये सिविल के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये अलग होता है। तलाक का केस फाइल करना, ये भी दीवानी कानून के दायरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर अपने को बताना है, कौन सा इसमें सही होगा। पहला कथन दिया हुआ है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। यह कथन एकदम सही है। नेक्स्ट कथन है, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। ये कथन इसके अंदर रॉन्ग दिया गया है। तो अपना केवल और केवल पहला कथन सही होगा, जबकि दूसरा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है, यह हमें बताना है। तो इसमें ध्यान रखना है, अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है। इसमें है ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। दूसरा कथन अपना एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एकदम सही है, यह हमें बताना है। कौन सा कथन एकदम सही है, तो ध्यान रखना, पहला कथन दिया हुआ है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना यानी कि प्राथमिकी, यानी इसको बोलते हैं FIR अपने को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तथा इसके बाद ही अदालत के में मामला दर्ज किया जाता है। तो पहला कथन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। और उनकी ओर से कार्य करते हैं। तो ये उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो उनकी ओर से कार्य नहीं करते, बल्कि ध्यान रखना सभी की ओर से कार्य करेंगे। तो पहला कथन इसके अंदर गलत होगा। दूसरा कथन इसके अंदर दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री, ये रॉन्ग है। राज्य के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोनों कथन इसके अंदर गलत दिए गए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा। दोनों कथन इसके अंदर गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं।
तो ये किसे कहते हैं? तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करना। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना, ये ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली जो प्रक्रिया से जुड़े निर्देश होते हैं वो डी.के. बासु निर्देश कहलाते हैं। अपने ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।